वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण जितने भी बायो के महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम आपके सामने पेश करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे, लगभग 4 या 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया। तो इस लेक्चर को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिए। इससे पहले जो स्टूडेंट नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें, क्योंकि हम लगातार बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के अपडेट रेगुलर देते रहते हैं। तो चलिए आज कौन कौन से टॉपिक हम हल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। परिचय, सबसे पहले प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो और थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग प्रत्यारोपण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रतिरक्षा से संबंधित रोग होते हैं जितने भी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जेनेटिक्स रोग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मानव रोग, जो मानव में सामान्य रोग, यानी कि ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा निचोड़ इस क्लास में निकाल लेंगे। एड्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके जो है उसमें दे रखे हैं एनसीईआरटी और आरपीएससी दोनों में। तो स्टूडेंट इन टॉपिक पर हम आज का पूरा लेक्चर होने वाला है। आज का लेक्चर जिन स्टूडेंट ने पूरा देख लिया उसके समझो 4 या 5 नंबर पक्के हो गए, ये समझो आप। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हल करवाते हैं। यानी कि ये देखिए स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पूरा देखिए। ये देखिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट। आपको ये पूछा जाएगा, प्रतिरक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा और इसके कितने भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट का मतलब नॉन स्पेसिफिक। इनेट का मतलब होता है जो जन्मजात होती है, यानी कि जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, वो उसका मतलब होता है इनेट। और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमें जन्म के बाद हम स्वयं अर्जित करते हैं, यानी कि जन्म के बाद स्वयं हम प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं एक्वायर्ड प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। ये होती है नॉन स्पेसिफिक और ये होती है स्पेसिफिक। अब आगे चलते हैं। अब इनेट प्रतिरक्षा यानी कि जो जन्मजात होती है, इनेट प्रतिरक्षा, उसे आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक्टिव यानी कि सक्रिय, पैसिव यानी कि निष्क्रिय। तो ये 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। यानी कि यहाँ पर देखिए, एक्टिव का मतलब होता है, ये एक्टिव कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नेचुरल, नेचुरल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्या होता है? इन्फेक्शन। और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, यानी कि जो वैक्सीन के द्वारा प्रतिरक्षा देते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल प्रतिरक्षा। अब बात करते हैं पैसिव। पैसिव 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है नेचुरल और ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जो हमारे जन्मजात होती है और आर्टिफिशियल जो बाहर से उपलब्ध करवाते हैं। देखिए नेचुरल में एग्जाम्पल याद रखना, आईजीजी ये क्या होता है? प्लेसेंटा। और आईजीए कोलेस्ट्रम, यानी कि आईजीजी किसके द्वारा दी जाती है? भ्रूण में क्या है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से प्राप्त होती है। और आईजीए बच्चे को कोलेस्ट्रम के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रम क्या आता है, यानी कि जो प्रारंभिक बच्चे को दिया जाने वाला, यानी कि जो स्तनपान करवाती है, तो उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। अब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में उदाहरण है यानी कि एंटी सीरम, एंटी सीरम जो बाहर से दी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा आपका इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर मैंने चार्ट आपके सामने पेश कर दिया है स्टूडेंट। और सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं, जितने भी मैं नोट्स ये बना रहा हूँ और ये सारे हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे आपको बिना किसी यानी कि प्रॉब्लम के। और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें वो नीचे मैंने बता दिया है, आप जाकर सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे यहाँ पर ये देखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट ले होता है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा है और इनका क्या कार्य है। इनमें लगभग क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, 100%। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये चार्ट बना लेना। आईजीजी, आईजीजी प्रतिरक्षा का क्या कार्य है? शरीर द्रव्यों की सुरक्षा करना। सेकंड होता है आईजीए, इसका क्या कार्य है? शरीर सतह की सुरक्षा करना। आईजीएम, आईजीएम का कार्य है शरीर रक्त प्रवाह की सुरक्षा करना।
IgE इसका कार्य होता है क्षेत्रीय अति संवेदनशीलता की मध्यस्थता करना, और IgD इसका कार्य होता है बी लिम्फोसाइट के सक्रियण से संबंधित। तो स्टूडेंट इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से किन्हीं एक का कार्य बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका कार्य आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 है, 5 अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इनके कार्य पूछे जा सकते हैं आपसे। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर मैं करवाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण, और आप आंसर देने का प्रयास करें। इम्यूनिटी से मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो मैं लेकर आ गया हूँ। आप आंसर देने का प्रयास करना, देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, इसको ऊपर कर लेता हूँ। स्वास्थ्य में सम्मिलित है, यानी कि स्वास्थ्य में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए पूर्णतया शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी पूर्णतया मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 3 पूर्णतया सामाजिक स्वास्थ्य, और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बताइए स्टूडेंट कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यानी कि स्वास्थ्य में यानी कि कौन कौन सी टर्म्स इंक्लूड है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, या फिर तीनों रूप से स्वस्थ हो। बताइए स्टूडेंट कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हो उसे केवल स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ऐसा वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एंटीबॉडी की हल्की श्रृंखला व भारी श्रृंखला आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ती है? यानी कि एंटीबॉडी की हल्की श्रृंखला होती है और एक होती है भारी श्रृंखला, ये किसके द्वारा जुड़ती है? ऑप्शन ए HH बंध से, ऑप्शन 2 SS बंध से, ऑप्शन 3 आयनिक बंध से, और ऑप्शन 4 दे रखा है आपको, ऑप्शन 4 दे रखा है फास्फोडाइएस्टर बंध से। बताइए स्टूडेंट कौन सा होगा इसमें? एंटीबॉडी की हल्की श्रृंखला किससे जुड़ी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, HH बंध से, SS बंध से, आयनिक बंध से, या फिर फास्फोडाइएस्टर बंध से। बताइए स्टूडेंट कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, SS बंध से क्या जुड़ी होती है? एंटीबॉडी की हल्की श्रृंखला हमेशा SS बंध से हल्की, और जो भारी श्रृंखला है दोनों SS बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैंने जैसा कि ऊपर करवाया था, अभी मैंने करवाया, कोलेस्ट्रम में प्रचुरता होती है IgA, IgG, IgE, IgM, यानी कि कोलेस्ट्रम। अभी मैंने चार्ट बनवाया था एक, वो चार्ट आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ऊपर मैंने चार्ट अभी दिखाया है जो आपका इम्यूनिटी वाला है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। उनमें से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, तो वो चार्ट याद रख लेना। कोलेस्ट्रम में प्रचुरता होती है IgA, IgG, IgE, IgM, कौन सा प्रतिरक्षा कोलेस्ट्रम में पाई जाती है? बताइए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर होगा इसका IgA। कोलेस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षा पाई जाती है? IgA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जवर pH व शरीर स्राव को निम्न में से किस अवरोधक में सम्मिलित किया जाता है? बताइए स्टूडेंट, यानी कि जवर यानी बुखार होना, pH और शरीर यानी कि शरीर के द्वारा जो स्राव होते हैं उनको किस अवरोधक में सम्मिलित किया जाता है? शारीरिक, कोशिकीय, साइटोकाइन, या फिर कार्यकीय? बताइए स्टूडेंट कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 कार्यकीय, यानी कि जो एक तो होती है आपकी जवर यानी कि बुखार जिसे कहते हैं, और एक होती है आपकी pH, और एक होती है शरीर के द्वारा जो स्राव होते हैं, शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्राव। इसे किस अवरोधक में शामिल किया जाता है? कार्यकीय अवरोधक में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म उपार्जित प्रतिरक्षा का है? बताइए स्टूडेंट, विशिष्टता, विविधता, प्रतिरक्षा स्मृति, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए स्टूडेंट कौन सा होगा उपार्जित को प्रतिरक्षा का? तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है उसका गुणधर्म क्या है? विशेषता भी होता है, विविधता भी होता है, और प्रतिरक्षा स्मृति भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन मैं उठाकर लेकर आया हूं, प्रतिरक्षा तंत्र के रोग, जितने भी रोग हैं और जेनेटिक रोग जितने भी हैं उनसे मैं क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पेनिस का निर्माण किस रोग में होता है?
हाशमिटो रोग में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग में, रूमेटाइड ऑर्थोइटिस रोग में। ये आपके दे रखा है भी एनसीईआरटी में दे रखा है रोग वाले में। जो एनसीईआरटी जिन भी स्टूडेंट ने पढ़ रखी है, जो मानव रोग एवं स्वास्थ्य, वो उसमें दे रखा है सभी। ये क्वेश्चन भी वहीं से उठा है। या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस में। बताइए स्टूडेंट, पेनस का निर्माण किस रोग में होता है? पेनस का निर्माण किस रोग में होता है? करेक्ट आंसर चूज करना है। हाशमिटो रोग में, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड ऑर्थोइटिस, या फिर माइस्थेनिस ग्रेविस। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, रूमेटाइड ऑर्थोइटिस में क्या होता है? पेनस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ADA एंजाइम की कमी से क्या होता है? जो आपका ADA ये एंजाइम होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स, SCID, एनाफाइलेक्टिक शोक, या फिर एक व दो दोनों। बताइए स्टूडेंट, ADA एंजाइम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, SCID। ये याद रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है? होमोजेंटिसिल अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी से होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, बहुअंगुलता। बताइए स्टूडेंट, होमोजेंटिसिल अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी से होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्कोप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, या फिर बहुअंगुलता। आपने यदि आपकी तैयारी अच्छी है, देखिए तैयारी कराना हमारे जो है हमारे हाथ बात है। तो हम जो MCQs देते जा रहे हैं उनको आपको तैयारी प्रिपरेशन करते जाना है, उनमें से उनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, एल कैप्टोन्यूरिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 18 त्रिसूत्रता कहलाता है? डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, या क्रेट क्राई सिंड्रोम। बताइए स्टूडेंट, 18 त्रिसूत्रता क्या कहलाता है? 18 त्रिसूत्रता, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्रेट क्राई सिंड्रोम। चूज द राइट ऑप्शन। तो आपने राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम क्या कहलाता है? 18 त्रिसूत्रता। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आपको दे रखा है यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। एक्स वाई होगा ये, एक्स वाई सहित 47 गुणसूत्रीय जीनोटाइप क्या कहलाता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अतिनर, या फिर अतिमादा। बताइए स्टूडेंट, एक्स वाई सहित 47 ये जीनोटाइप क्या होता है? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई 47 ये जीनोटाइप होता है। ये किस रोग में होता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अति नर, या फिर अति मादा। बताइए स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये जीनोटाइप यहां पर पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं आगे और भी इंपॉर्टेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए आपके एग्जाम में लगभग एक या लगभग दो क्वेश्चन 2 नंबर के आपके एग्जाम के में 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें या तो फिर एक रोग का नाम दे दिया जाएगा, उस रोग के बारे में पूछा जाएगा यह किस जनक के द्वारा, यानी कि किस जीवाणु के द्वारा होता है, किस वाहक के द्वारा होता है, ये पूछ लिया जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को घुमा कर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी यानी कि इस रोग जनक के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो जीवाणु के द्वारा जो भी रोग होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए, जो विषाणु के द्वारा जो भी रोग होते हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर इंक्लूड किए, और जो प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं वो भी यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाले, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एग्जाम में जाते समय आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल करेंगे जीवाणु जनित जितने भी रोग होते हैं उनके रोग जनक देखेंगे। फर्स्ट रोग है आपकी स्क्रीन में टाइफाइड। जैसे अभी आपके लिए ऊपर एक क्वेश्चन आया था, टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडाल परीक्षण,
टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। तो यह किस जनक के द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है और इसके लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। तो आपको दो ही चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है और कौन से जीवाणु के द्वारा होता है और कौन सा परीक्षण होता है। टाइफाइड में ये तीन चीज याद रखनी है। अगला आपका रोग आता है निमोनिया। निमोनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह किस जीवाणु के द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा, और दूसरा होता है हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। तो ये दो जो है जीवाणु होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है? निमोनिया रोग होता है। अपनी कॉपी में नोट करके जाना है, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना स्टूडेंट। अगला रोग आता है आपका तीसरा नंबर, जीवाणु के द्वारा महत्वपूर्ण रोग है अतिसार पेचिश। अतिसार पेचिश भी होता है और कई जगह आपको इसका क्या नाम दे रखा होता है? शिगेलोसिस। तो यह किसके द्वारा होता है? यह होता है शिगेला डिसेंटेरियाई के द्वारा। कौन सा रोग होता है? अतिसार पेचिश रोग यहाँ पर होता है। तो जीवाणु का नाम याद रखना, ये दो ही चीजें आपको याद रखनी है, रोग का नाम और उसका जीवाणु का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शिगेला डिसेंटेरियाई के द्वारा कौन सा होता है? अतिसार पेचिश। अगला वेरी इंपॉर्टेंट रोग है प्लेग। प्लेग को ब्लैक डेथ यानी कि काली मृत्यु भी कहते हैं, इसे याद रखना आपको, काली मृत्यु या फिर ब्लैक डेथ, प्लेग रोग को। यह किसके द्वारा फैलता है? यर्सिनिया पेस्टिस जो आपका जीवाणु होता है, जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस, इसके द्वारा, यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे, काफ़ी जगह आपको प्लेग रोग के बारे में एक जानकारी काफ़ी जगह स्टूडेंट पढ़ने को मिलती है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये रोग किसके द्वारा होता है? चूहे के द्वारा फैलता है ये रोग, काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये चूहे के द्वारा नहीं फैलता, ये फैलता है यर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा। हाँ, हालांकि ये किसका परजीवी है? ये यानी कि यर्सिनिया पेस्टिस किस में पाया जाता है? ये चूहे में पाया जाता है। यानी कि यर्सिनिया पेस्टिस ये जीवाणु है, ये चूहे में पाया जाता है। तो जहाँ पर चूहे होते हैं वहाँ पर ये बीमारी फैलने के पूरे चांस है। ये चूहों में बीमारी ज़्यादा पाई जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर यर्सिनिया पेस्टिस ये जीवाणु है, इसके द्वारा ये रोग होता है जो कहाँ पर पाया जाता है? चूहों में पाया जाता है। और इस जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। यानी कि अब काफ़ी जगह ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यर्सिनिया पेस्टिस किसका परजीवी है? ऑप्शन आपको दे देगा चूहा, ऑप्शन दे देगा फर्स्ट ऑप्शन चूहा, सेकंड ऑप्शन दे देगा गाय, थर्ड ऑप्शन दे देगा यहाँ पर कुछ भी दे देगा, और इसमें आपको राइट ऑप्शन करके आना है चूहा। ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यर्सिनिया पेस्टिस यहाँ पर दो क्वेश्चन, रेड फ्लिया भी इसे कहते हैं। तो यर्सिनिया पेस्टिस किसके द्वारा होता है? यह किसका परजीवी है? तो यहाँ पर आपको करके आना है चूहे का। और कौन सी बीमारी होती है? प्लेग। अगला आपका होने वाला रोग है डिप्थीरिया। काफ़ी जगह आपने डिप्थीरिया सुने होगा, लेकिन इसे हिंदी में कंठ रोहिणी रोग कहते हैं। तो यह किस जीवाणु के द्वारा होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा कौन सा रोग होता है? डिप्थेरिया। अगला रोग है, अगला जीवाणु आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके द्वारा टिटनेस रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा कौन सा रोग होता है? टिटनेस रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अगले यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कुछ जीवाणु के अन्य रोग, यानी कि कुछ और भी रोग होते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टिब्बी, क्षय रोग। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्षय रोग। काफ़ी लोगों, कम लोगों को पता है, सभी को टिब्बी पता है, लेकिन इसका ये इंपॉर्टेंट यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इस बीमारी का भारत में लगभग उन्मूलन हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, टिब्बी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, टिब्बी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। या फिर इसे क्या कहते हैं? काली खांसी या कुकुर खांसी भी यहाँ पर ये होती है। तो टिब्बी या क्षय रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, टिब्बी या क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। और यहाँ पर यानी कि टिब्बी या क्षय रोग किसके द्वारा होता है? ये ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, टिब्बी या क्षय रोग। अब आगे आता है काली खांसी। काली खांसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक और रोग देख रहा है, कोड रोग। इसे कोड रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये जो कोड रोग देखा है इसे हैंसन कहते हैं। किसके द्वारा फैलता है? ये लेप्रोसी जीवाणु के द्वारा फैलता है। कौन सा जीवाणु होता है? लेप्रोसी जीवाणु। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कुछ जीवाणु जो दे रखे हैं जीवाणु, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और दे रखा है काली खांसी और कुकुर खांसी।
ये होता है किसके द्वारा? बोर्डिटेला परसुसिस जीवाणु के द्वारा। बोर्डिटेला, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बोर्डिटेला परटूसिस। इस जीवाणु के द्वारा काली खांसी और कुकुर खांसी होती है। और कोड या हैंसन रोग भी इसे कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? लेप्रोसी के द्वारा। और तपेदिक या क्षय रोग यानी कि टीबी रोग किसके द्वारा होता है? ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गए जीवाणु इंपोर्टेंट। अब यहाँ पर हम आते हैं मेन विषाणु। कौन कौन से ऐसे विषाणु है इंपोर्टेंट? अब हमने जीवाणु कर तो लिए, लेकिन अब आते हैं विषाणु पर। विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? फर्स्ट रोग होता है यहाँ पर इंपोर्टेंट सामान्य जुकाम, यानी कि जो सर्दी जुकाम लगती रहती है, अभी सर्दियों का माहौल है, तो यहाँ पर सामान्य जुकाम किस रोग यानी कि कौन सा रोगजनक है, कौन सा वायरस है? तो यहाँ पर राइनो वायरस के द्वारा किसका निर्माण होता है? यहाँ पर जुकाम जो आपके सामान्य जुकाम होती है, यह विषाणुओं का एक समूह होता है स्टूडेंट। और एक और आ गया आपका, इसमें वायरस में एक और जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया? आप खुद ही समझ सकते हो। अभी जो पूरा काम हो रहा है, आपके एग्जाम सब कुछ एस्ट वेस्ट हो रही है, ये कौन सा रोग है? वो कोविड-19। अपनी तरफ से भी बना सकते हो आप, तो आप खुद भी कोविड-19। कौन सा किस विषाणु के द्वारा था? कोरोना वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। ये तो इस प्रकार से आप खुद भी समझ सकते हो, ये साइंस के स्टूडेंट हो। तो आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आपका आता है चिकनगुनिया। कौन सा रोग, कौन सा वायरस आता है? चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया किस वायरस के द्वारा होता है? यहां पर देख सकते हो आप, चिकनगुनिया वायरस के द्वारा चिकनगुनिया रोग होता है। और यह चिकनगुनिया वायरस, इसका वाहक का नाम है एडिज एजिप्टाई मच्छर, यानी कि एडिज एजिप्टाई है वो इस वायरस को फैलाता है। एडिज एजिप्टाई मच्छर है वो चिकनगुनिया वायरस को फैलाता है। तो यहाँ पर ये याद रखना, कौन सा होता है ये? SSRNA। कौन सा वायरस होता है ये? SSRNA वायरस होता है स्टूडेंट, याद रखना, पूछ सकता है चिकनगुनिया। तो यहाँ पर एडिज एजिप्टाई मच्छर होता है, वो इसका वाहक होता है, यानी कि इसे फैलाता है। अगला आपका वेरी डेंगू बुखार, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। ये कौन से बुखार है? हड्डी तोड़। क्वेश्चन आ सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार कौन सी होती है, तो आपको करके आना राइट ऑप्शन डेंगू बुखार होती है, वो हड्डी तोड़ बुखार होती है। अभी हाल में राजस्थान में कई लोग डेंगू से जो है बीमार हुए थे। यानी कि इसमें क्या होता है, एक बार ये बुखार हो जाती है तो पूरा शरीर है वो काम करना बंद कर देता है, पूरा शरीर टूट जाता है, तो इसलिए हड्डी तोड़ इसे बुखार कहते हैं। किस वायरस के द्वारा होती है? फ्लेवी आर्बो वायरस। कौन सा वायरस? फ्लेवी आर्बो वायरस। और फ्लेवी ये जो वायरस है ये किसके द्वारा फैलता है? कौन सा मच्छर है जो ये वायरस फैलाता है? एडिज एजिप्टी मच्छर। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको वायरस का नाम पूछे तो आपको फ्लेवी आर्बो वायरस को करके आना है, और ऐसा पूछ ले कि डेंगू रोग के वाहक का नाम बताइए, तो यहाँ पर एडिज एजिप्टी करके आना है। स्टूडेंट समझ गए होंगे। काफ़ी बार दोनों ऑप्शन यानी कि फ्लेवी आर्बो अलग ऑप्शन में दे देता है, वाहक अलग ऑप्शन में दे देता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। कुछ तो करेंगे आर्बो वायरस, कुछ करेंगे एडिज एजिप्टी, ऐसा आपको नहीं करना है। वाहक होता है एडिज एजिप्टी, और वायरस कौन सा होता है? फ्लेवी आर्बो, यानी कि एडिज एजिप्टी मच्छर होता है ये कौन सी वायरस को फैलाता है? आर्बो, फ्लेवी आर्बो वायरस। कौन सी रोग बीमारी होती है? डेंगू बुखार। अब अगला रोग आपका आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसे कौन सा कहते हैं? यकृत बी कहते हैं, यकृत बी इसे कहते हैं। कौन सा वायरस होता है? HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस। कौन सा होता है ये? DSDNA। कौन सा होता है ये? आपको यानी कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? घुमाकर। आपके छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम है, तो घुमाकर, आप साइंस वाले स्टूडेंट हो, घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है। HB यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपको दे देगा RNA, SSRNA, या फिर एक ऑप्शन दे देगा आपको DSRNA। तो DSRNA आपको करेक्ट आंसर करके आना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट केवल इसे याद करते हैं, इसे नहीं करते, तो ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना साथ साथ। अगला यहाँ पर रोग आता है, अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। जो प्रोटोजोआ जनित, तो हमने कौन कौन से जो रोग देख लिए थे? हमने जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग देख लिए, और हमने विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग देख लिए।
अब तीसरा आता है प्रोटोजोआ जनित, जो प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होते हैं। इनमें इंपोर्टेंट हम देखेंगे। देखिए वैसे तो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ द्वारा बहुत रोग होते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो सिलेबस में दे रखा है। फर्स्ट रोग है आपका अमीबियासिस या फिर अमीबी अतिसार, जो आपके सिलेबस में प्रोटोजोआ जनित रोग है ये। और इसका जो प्रोटोजोआ है, किस प्रोटोजोआ यानी कि रोगजनक क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा अमीबियासिस या फिर अमीबी अतिसार फैलता है स्टूडेंट। अगला यहाँ पर रोग है आपका कृमि जनित रोग। देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग तो ये एक ही है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो है आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी में। तो स्टूडेंट ये रोग है ज़्यादातर एनसीईआरटी में दे रखा है और यहाँ पर आरबीएससी में भी दे रखा है। यदि नहीं दे रखा तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, दोनों को मैंने आरबीएससी भी पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई है, दोनों को मिक्स करके मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट। अगला है कृमि जनित, यानी कि जो रोग कृमि के द्वारा फैलते हैं। ये कृमि है, ये अलग होता है, ये न तो वायरस होता है, न ही जीवाणु होता है, न ही प्रोटोजोआ, ये कृमि अलग होता है कुछ। अगला है कृमि के द्वारा, आपकी किताब में दे रखा है फर्स्ट रोग है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किस कृमि के द्वारा होता है, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड के द्वारा। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप कहोगे सर कहाँ से लेकर आ रहे हो, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, पढ़ लेना आप। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ एनसीईआरटी में बहुत मैटर दे रखा है, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। अंतिम दिनों में आपके अंतिम दिनों में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो हम आपके लिए मैटर लेकर आ रहे हैं। तो रोगजनक क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, और इसे सामान्य गोलकृमि भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, रोगजनक किसके लिए, एस्केरियासिस के द्वारा स्टूडेंट। इसकी अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, जितनी भी हम करवा रहे हैं वीडियो में आपको एक साथ। अगला रोग है हाथी पाँव, हाथी पाँव रोग। इसकी हम आपको अभी तस्वीर भी दिखा देते हैं। इसमें व्यक्ति का पैर बहुत ही लंबा हो जाता है, यानी कि सूज जाता है, मोटा हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे स्टूडेंट ने यह चित्र भी देखा होगा, कमेंट करना जिनने चित्र देखा है। हाथी पाँव या इसे क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस रोग कहते हैं। किस गोलकृमि यानी कि ये फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है। और इसे कौन कौन से कृमि होते हैं, वुचेरियाई, बैंक्रोप्टाई और वो मलेरियाई। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एनसीईआरटी में आपके लिए दे रखा है, ये एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आरबीएससी वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे एनसीईआरटी से मैं आपको लिए यहाँ पर करवा दूंगा आपकी स्क्रीन पर, चिंता की कोई बात नहीं है। पूरे आपको 1 बाई 1 यानी कि जो मैंने क्लास जो स्टूडेंट देख रहे हैं 34/34 अगर मन लगा कर करेगा तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको चलिए इसका थोड़ा बहुत चित्र भी दिखा देंगे बाद में आगे जाकर इसको। अगला रोग है आपके लिए, कौन सा रोग है, कवक के द्वारा। जो ये कवक अलग होता है, जो रोग कवक के द्वारा होते हैं। फर्स्ट रोग है आपका रिंगवर्म या दाद। आपने देखा होगा दाद हो जाते हैं काफ़ी सारे व्यक्तियों के, तो वे कौन से रोगजनक के द्वारा होते हैं, माइक्रोस्पोरस, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटन। ये 3 रोगजनक होते हैं, ये 3 कवक होते हैं जिसके द्वारा आपके दाद हो जाते हैं। दाद को इंग्लिश में कहते हैं रिंगवर्म, याद रखना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 रोगजनक होते हैं जिसके द्वारा आपके दाद हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए एसटीडी, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी रोग करवा दिए इनसे एक नंबर भी बाहर नहीं जाएगा, 100% आएगा। आज की क्लास जिन स्टूडेंट ने देख ली समझो 5 नंबर पक्के हो गए स्टूडेंट, ये समझो आप। तो अब एसटीडी का मतलब है जो यौवन के द्वारा फैलते हैं, जो रोग यौवन के द्वारा फैलते हैं उसे कहते हैं एसटीडी। ये मैं बाहर से कुछ नहीं लेकर आऊँ, आपकी बुक से ही लेकर आ रहा हूँ। मैंने आरबीएससी एनसीईआरटी दोनों पढ़ी है, दोनों का निचोड़ करके मैं आपके बुक से ले रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वही हम लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो ये रोग एसटीडी में ये रोग आते हैं और ये पैथोजन होते हैं जिसके द्वारा ये फैलते हैं। एसटीडी का मतलब है जो यौवन के द्वारा जो रोग फैलते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है आपका गोनेरियाई। गोनेरियाई किसके द्वारा फैलता है, निसेरिया गोनेरियाई। ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो कौन सा है ये, निसेरिया गोनेरियाई, अपनी कॉपी में नोट करते जाना। सेकंड है जेनाइटल हर्पिस, किसके द्वारा फैलता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा यह फैलता है। यानी कि जो जेनाइटल रोग होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो यौन रोग होते हैं। अगला रोग होता है जेनाइटल वार्ट्स, किसके द्वारा, ह्यूमन
पेपिलियोमा वायरस के द्वारा यह फैलता है। अगला रोग है सिफिलिस। सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है? ट्रोपोनेमा पेलिडम के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा यह फैलता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में नहीं करता, तो ये लोग इंग्लिश में आ गया आपके लिए। ट्राइकोमोनियासिस किसके द्वारा होता है? ट्राइकोमोनास अर्जेंटियाई, यानी कि ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा ये रोग होता है। अगला है क्लेमाइडोमाइसिस किसके द्वारा होता है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटास, यानी कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। इनमें कहीं से भी कुछ भी उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आप मत करना मुझे बताए नहीं सर। तो स्टूडेंट ये रहे इंपॉर्टेंट मैंने आपके जितने भी रोग होते हैं, डिजीज, इनसे बाहर जो भी मैंने ये डिजीज करवा दी है, इनसे बाहर एक नंबर का क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट, ये समझ लेना। आप भी इनको रट लेना स्टूडेंट। चलिए थोड़ा आज की क्लास है वो बहुत ही लंबी क्लास हो चुकी है, लेकिन स्टूडेंट बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे और करवाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम लंबी है, यानी कि सॉरी आपकी एग्ज़ाम के बहुत ही नज़दीक है। लगभग आपकी एग्ज़ाम जो है 23 जनवरी को प्रस्तावित होनी थी, लेकिन इसके संबंध में कोई भी अपडेट है RUHS की तरफ से नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये 23 जनवरी को हो गया। हालांकि मैं इस पक्ष में हूँ कि आपकी एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। मुझे ऐसा मैं RUHS से काफ़ी बार ट्वीट भी कर चुका हूँ RUHS को, तो उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा स्टूडेंट, तो प्रिपरेशन आपको डबल कर देनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी रोग दे रखे हैं, ये देखिए बहुत सारे रोग यहाँ पर दे रखे हैं, और यानी कि और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे पास। तो स्टूडेंट ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो स्टूडेंट आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर द एंड, यहीं पर आज की क्लास का समापन करते हैं। और कल क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, कल का प्रोग्राम भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, कल से यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, इतने सारे क्वेश्चन है कि इस मेरे पास क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है आपके लिए। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, आपको सभी मिल जाएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इनसे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 32 मिनट हो चुके हैं मेरे को क्लास को, तो मुझे क्लास को जो है एंड करना है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट जितने भी जुड़े हैं प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, BPT, यहाँ तक कि हम क्या करने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग 2020 और लैब असिस्टेंट 2022 दोनों की क्लासेज जल्दी आप हमारे चैनल पर शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। तो और एम्स 2020, यानी कि तीनों जितने भी इम्पोर्टेंट है, हम किन की क्लासेज आने वाले भविष्य में 4-5 ऐसे कोर्सेज है जिनकी शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन ये आपकी एग्ज़ाम के बाद। पहले आपकी एग्ज़ाम पर हमें प्रिपरेशन करवाना, आपकी एग्ज़ाम यानी कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं स्टूडेंट। यदि बायोलॉजी में 34 नंबर का आपका पेपर होता है, और मैं बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट ने ईमानदारी से मेरे कर लिए तो 30+, तो उसका आराम से आ जाएंगे, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं मैटर करा रहा हूँ वो आप करते जाना। डेली मेरी क्लास अटेंड करनी है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको क्या है फालतू बातों में ध्यान नहीं देना कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया क्या होगा, कि सर 23 तारीख को नहीं क्या होगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर 23 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम ना होकर अगर 25 जनवरी को हो जाएगी, तो क्या बहुत कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। आपको 2 दिन और मिल जाएंगे, बस इतना ही तो होगा। आपको 2 दिन और अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। क्या पता जो क्वेश्चन आपने 23 जनवरी तक नहीं किया वो 24 को करके 25 को वो एग्ज़ाम आ जाए, तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको जो है डिमोटिव नहीं होना। प्रत्येक आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो प्रत्येक अवसर को आपको अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए दमदार। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।